अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी कुव्वतों की आपस में जो लड़ाई है, जो जब से पाकिस्तान क़याम अमल में आया है, पाकिस्तान का वजूद जब से इस धरती पर हम देख रहे हैं, तब से बताया जाता है, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि आपस में सियासी जमातें चोंचे लड़ाती आई हैं। ऐसे में कभी एक दूसरे की खामियां एक दूसरे के मुंह पर दे मारी जाती हैं। जब खास तौर पर इलेक्शन करीब आता है तो खुद को फरिश्ता और दूसरी पार्टी को बदतरीन जमात साबित करने की हर जमात कोशिश करती है। लेकिन इस बार हालात थोड़े से मुख्तलिफ हो गए हैं। इस बार पहले जो टू पार्टी सिस्टम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान फेडरल लेवल पर हुआ करता था, वो अब इस कदर दिलचस्प सिचुएशन हो गई है। मुझे याद है कि हमारी एक सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर जर्नलिस्ट है नसीम ज़हरा साहिबा, उन्होंने एक दफा इमरान खान साहब को इंटरव्यू करते हुए आज से बहुत साल पहले कोई सवाल पूछा, जिसके जवाब में खान साहब ने कहा कि नसीम, आप एक वक्त देखेंगी कि जब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे मेरे खिलाफ। और उन्होंने कहा कि नहीं खान साहब, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि वो तो शुरू से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, सियासी हरीफ रहे हैं एक दूसरे के। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा वक्त आएगा जब ये दोनों मिल जाएंगे। खैर, इमरान खान साहब ने उनको एक तरह का चैलेंज किया कि ये होगा, और वो भी बज़िद थी कि ऐसा नहीं होगा। तो आज हम देखते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग ही नहीं, 13 जमातों की मुश्तरका कोalition गवर्नमेंट इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत बैठी हुई है। और अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है, इमरान खान को उससे कैसे माइनस करना है, और ऐसे में एक ऐसा खतरनाक कार्ड भी पिच कर दिया गया है कि इमरान खान तो जी इदारों के खिलाफ है, इमरान खान तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है। और जबकि इमरान खान दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर फौज के साथ कोई असल मानों में खड़ा है, हकीकी मानों में, तो मैं हूं। ये जमातें डॉन लीक्स करती हैं, मेमोगेट स्कैंडल करती हैं, ये कहां से फौज की सगी हैं? इनका सगा मैं हूं। तो इस वक्त अब ये भी एक बहस चल रही है कि फौज का सगा कौन है। हालांकि बहस ये होनी ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हर शहरी फौज का, बाकी जो इदारे हैं, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एग्जीक्यूटिव, उस सब का सगा हर पाकिस्तानी अवाम को ही होना चाहिए आइडियली, और इदारों को अवाम के इंटरेस्ट का सगा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त खैर बदकिस्मती से हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर अब इस रेटरिक पर अगला इलेक्शन लड़ने की तैयारी हो रही है कि कौन फौज के खिलाफ है और कौन फौज के साथ खड़ा हुआ है, और अवाम को किसने किस हद तक रिलीफ दिया और किसने कितनी तकलीफ दी, इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आता। तो बात करते हैं जी, हमारे साथ दो बहुत मोअज़्ज़िज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। पीजे मीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और इत्तेदार हैं, और साथ राजा आमिर अब्बास, पाकिस्तान के नामवर वकील, माहिर कानून और सियासी तज्ज़िया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब, आपने इब्तिदाइया सुना, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये किस तरफ आपको चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं? ये बहस क्यों छिड़ गई है कि इदारों का ज्यादा वफादार कौन है, और एक दूसरे को जो बगावत के जो बड़े गलत किस्म के इल्जामात एक दूसरे पर आयद किए जा रहे हैं, ये ऊंट आपको किस घर में बैठता नजर आ रहा है? देखिए, इस ऊंट की ना कोई टांग है, ना कोई पैर है, ना सिर है। ये बिल्कुल बेलगाम ऊंट है, और ये जो ऊंट है, इसका एक ही हल हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें। फौज के मुतालिक जब हम बात करते हैं, हमने ये जो बाकी पार्टीज हैं, ये PMLN को ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, मौलाना फजल रहमान को ले लें, सबको ले लें, इनके जो अल्फाज हैं वो आपके पास आर्काइव्स में मौजूद है। इन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें की हैं, मेरा ख्याल है ये लोग कन्फ्रंटेशनिस्ट, कि उस पर तो कोई माफी हो ही नहीं सकती, लेकिन आप चल रहे। अब ये 9 मई है, ये एक टर्निंग पॉइंट आया है। मैं समझता हूं फौज ने आज वो काम किया है जो कि इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब उन्होंने कर दिया, अच्छी बात है, वेरी गुड। 9 मई को तो सारा हर बंदा कंडेम करता है, और आर्मी के खिलाफ बात करना पाकिस्तान में, तो मेरी नजर में वो एक बहुत बड़ी सेडिशन है, और ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन आज हम वही सियासतदान जो कि फौज को पहले गालियां देते थे, आज उन्हीं की गाप के अंदर जाके उनको प्रोटेक्ट करें।
आई मीन लुक एट द डायकोटमी। तो इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है, इस चीज को देखना है। इमरान बिल्कुल मुहिब्बुल वतन है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और ये जो लोग अब देखो ना, वो अब हर जगह बहस हो रही है, देखो वो चल नहीं सकता था, उसकी टांग में प्लास्टर है। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स आर वी डूइंग इन दिस कंट्री? यही रहते हैं। आज आपके पास पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले जरदारी था, आज इमरान खान तुम्हें मिल गया है। यार यही हम करते हैं अपने लीडर्स के साथ जो आउट ऑफ पावर हो, हम उनको ये इसी तरह गंदा करते हैं, जलील करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि आप खुद जलील होते हो, नॉट रियलाइजिंग कि अब अवाम बहुत बाशऊर है, उसको पता है कि क्या हो रहा है, उसके आगे आप झूठ नहीं बोलते और ना बोल सकते। तो इस वक्त मैं यही कहूंगा कि ये जो फॉर एग्जांपल अभी आपने कौन जिक्र किया कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये इसको मैं पॉलिटिकल कहूंगा कि गुड रिटर्न्स टू बैड पॉलिटिकल रबिश। जो लीडर के साथ वक्त पे ना खड़ा हो, वो किसी पार्टी में जाके कुछ कर सकता है? वो अवाम की जो बात करता है, क्या वो अवाम के साथ खड़ा हो सकता है? आप खुद देख लो इनकी क्या पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी। ये तो आए इमरान की वजह से। अब इनको मुझे बताएं, अपार्ट फ्रॉम कमिंग ऑन टेलीविजन फॉर द लास्ट 4 years, आप मुझे बताएं है कौन है ये? एंड they'll remain as nobodies। और अब ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि जब मुश्किल वक्त आता है तो तब आपको अपने मेटल दिखाना होता है। जागीर बदर को देखो यार, उसने लाशें जो लैशेस उसको पड़ी, खड़ा रहा पीपल्स पार्टी के साथ। पीएमएलएन के स्टॉलवर्ट्स को देखो, बुरा भरा वक्त है पीएमएलएन के साथ, खड़े रहे उसके साथ। पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ। तो यार तुम लोग, ये तो तुम्हारा पहले टेस्ट था, बल्कि तुम्हें अब ये वक्त आया था खड़े होकर कहो कि हमारे अंदर जो ये मिसक्रिएंट्स हैं, होलिगन्स हैं और ये जो दहशतगर्दी जिन्होंने की है, इनको एक्सपोज करो। वो तुम पार्टी छोड़ के भाग गए यार। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हैव यू शोन? अच्छा, इसमें बिल्कुल। अच्छा पीजे मीर साहब, आपकी तरफ भी मैं ये सवाल लेकर आऊं कि राजा आमिर अब्बास साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब, जैसे पीजे मीर साहब ने बिल्कुल एप्टली पॉइंट आउट किया कि ये वक्त था खड़े होने का, और जिस तरह से यानी अपना अपना एक पर्ची पकड़कर ऐलान किया जाता है कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करती हूं और मेरा आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा जी खुदा हाफिज। ये जो एक बड़ा एक सेट पैटर्न हमें बहुत से लोगों को देखने में मिला है, जो अभी हाल ही में पिछले 3-4 दिन में जो कुछ हुआ, माजी में बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी आए। हेलो जी राजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है जी। तो अच्छा, ऐसे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जिसपे सवाल भी आपसे करना चाहूंगी राजा साहब, कि कानूनी तौर पर फरमाइएगा कि क्या ये दुरुस्त है कि एफआईआर, मुकदमात, ये सब कुछ जो बना, एफआईआर काटी गई और जैसे जैसे वो पीटीआई छोड़ते गए वैसे वैसे वो एग्जोनरेट हो गए, तो इन एफआईआर की फिर क्या स्टैंडिंग है? देखिए, ये बड़ी एक ऐसी सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान आया हुआ है जिसमें एक चीज तो जो मुझे पीटीआई की ने 3-4 साल जो गुजारे हैं, वो जो अदम बर्दाश्त की सियासत शुरू हो गई थी कि आपने किसी को मानना ही नहीं, किसी को बिल्कुल स्पेस ही नहीं देनी, किसी से डायलॉग ही नहीं करने, किसी को ये नहीं समझना कि जनाब ये पार्टीज, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो पार्टीज हैं उनका वजूद खत्म नहीं होता। ये चीज रियलाइज रखनी चाहिए कि जनाब ये नामुमकिन सी सोच थी, अगर पीटीआई भी सोचती थी कि जनाब शायद पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, शायद नून लीग का बस अब व्हाइट वॉश हो जाएगा, नहीं। लेकिन उसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी, आई वुड टोटली एग्री विद पीजे मीर कि वो बिल्कुल सही कह रहे, एक प्रोसेस से गुजरती है। हमने देखा कि ज़िया-उल-हक के दौर में, मैं खुद पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में रहा, हमने बहुत सी ये चीजें बर्दाश्त की। जहांगीर बदर हमारे साथी थे, दोस्त थे मेरे बड़े अच्छे, और उस अंदाज में मुझे याद है भुट्टो साहब को फांसी लगी, फिर भुट्टो साहब के उस वक्त ज़िया-उल-हक ने जो सख्तियां की, वो भुट्टो साहब ने एक किताब लिख दी, इफ आई एम असैसिनेटेड, उस वक्त वो प्रिंट नहीं हुई थी, उसके वो टाइप पेज हम लोग छुपा के, और लोग निकलते थे, लोग कुर्बानी देते थे, लोग तैयार थे, इवन आपके इल्म में लोगों ने तेल लगाया अपने ऊपर और आग लगा ली। लेकिन अब जो पीटीआई में हमें 2 तरह के लोग नजर आए। एक तो वो हैं कि जी जो कि वाकई ही जब से ये पार्टी बनी है
वो इसके साथ थे। जैसे हमने देखा सिंध में अली जैदी हैं, वो जो एक्स गवर्नर हैं वो हैं, और दीगर हैं। लेकिन इन्होंने जो पॉलिटिक्स की, इन्होंने पॉलिटिक्स की फील्ड की नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम की, इमरान खान की शोहरत की, इमरान खान की जद्दोजहद की। भले से ये उसके साथ रहते थे, लेकिन जो जद्दोजहद की है वो इस पार्टी में, वो और जो एक प्रिंसिपल स्टांस था वो सिर्फ इमरान खान का था। तो आपको नजर आया होगा कि पीटीआई में 2018 के इलेक्शन से पहले आपको बाकी फेसेस के नाम नहीं पता होंगे, इट वाज ओनली इमरान खान। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत से ऐसे नाम थे कि जो कि एक सियासी एक प्रोसेस से गुजरे थे। तो आई बिलीव कि इन लोगों को इमरान खान साहब ने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ऑनेस्टी, अपने कैरेक्टर की वजह से ये सब चीजें तो दे दी, लेकिन जब टाइम टेस्टेड या टाइम आया कि जनाब अब आपको जो 4 साल की मिली, सब कुछ मिला, नाउ इट्स टाइम कि जिस प्रिंसिपल की इमरान खान ने आपको भाइया जो आपको सिखाया, जो आपको ट्रेनिंग दी कि जनाब आपने झुकना नहीं है, आपने डरना नहीं है, ला इलाह की बात की, खौफ का। लेकिन अगर खौफ का ये मैयार हमको उनकी इतनी टॉप लीडरशिप में नजर आ रहा है, तो इट मीन्स कि वहां पे थोड़ी सी उनके जो साथी थे वो इस प्रोसेस के लिए फिट नहीं थे। एंड दिस इज अ क्लिंजिंग प्रोसेस। ये मुमकिन नहीं कि इमरान खान साहब की पार्टी या उनकी सोच या उनका वोट बैंक किसी भी तरीके से कम हो गया। हाँ, लीडरशिप में अगर कुछ निकले हैं तो वो एक की बजाय 10 उनको मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे जो कि वाकई ही यंगस्टर्स हैं और ये नहीं कि खड़े हो सके। बिल्कुल मिलेंगे और आगे ये बढ़ेंगे। अच्छा, अभी भी उमर चीमा साहब आप देखते हैं, साबिक गवर्नर पंजाब, जो नजरियाती कारकुनों में जिनका शुमार होता है और वो शुरू से इमरान खान के साथियों में है, और उनसे भी अभी परसों किसी ने पूछा जेल कि वो प्रिजन वैन में थे कि आप भी पार्टी छोड़े, तो उन्होंने कहा सियासी कारकुन ही खुद पार्टी होता है और मैं पार्टी छोड़कर कहां जाऊंगा। पीजे मीर साहब, आपने आमिर अब्बास साहब की भी गुफ्तगू सुनी। एक तो वही बड़ा पर्टिनेंट सवाल जो मैं फिर दोबारा से आमिर अब्बास साहब की तरफ लेकर जाऊंगी, पहले आपसे पूछती चलूं, आपको क्या नजर आता है और क्या समझ आती है कि ये जो इतनी खतरनाक और संगीन किस्म के इल्जामात से भरपूर एफआईआर काटी गई, मुकदमात दर्ज किए गए कि जी 9 मई के वाकयात के लिए आप जिम्मेदार हैं, आपको गिरफ्तार किया जाता है, और सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कोई कि जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं और मैं मुजम्मत करता हूं इन वाकयात की जो पीटीआई के अंदर रहकर भी लोगों ने की, लेकिन जब तक पीटीआई छोड़ी नहीं तब तक जान बख्शी हुई नहीं। तो क्या इसका यह मतलब लिया जाए कि इस वक्त 9 मई के वाकयात को, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि आड़ बनाकर मेरा साथ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है मेरी पार्टी को, या आपको इसकी क्या समझ आती है? व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए, देयर इज अ लॉट मोर टू देन व्हाट वी सी। ये एक हकीकत है और ये आपको पता चल जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कोई चीज जो होती है, जो सच होता है, उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। और हमेशा आप मूवीज देखती हैं, ड्रामा देखती हैं, फिल्म्स देखती हैं ऑल, कभी जो नेगेटिव होता है कभी वो आया आगे नहीं, हमेशा सच्चाई आगे आती है। द गुड विंस, द बैड ऑलवेज लूजेस। ये फैक्ट है। नाउ द हियर जो हम देख रहे हैं कि मैंने ऑब्जर्व किया है, ये जो फुटेज फॉर एग्जांपल जिन्ना हाउस के अंदर एक आदमी है, वो इतनी बेदर्दी से टेलीविजन को मार रहा है, एज दो कि टेलीविजन लोग बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर वो पाकिस्तानी है तो इस बेदर्दी से वो मारेगा। मुझे तो लगता है वो पेड हैंड है, मुझे तो लगता है वो पीटीआई का नहीं है वो, क्योंकि पीटीआई ठीक है, उसमें हर जगह पे ऐसे जब जुलूस होते हैं शर पसंद अनासर आ जाते हैं, लूटर्स आ जाते हैं। अमेरिका में नहीं देखा आपने, नेशनल गार्ड्स भी फिर रहे, लेकिन वो जो ब्लैक्स है उन्होंने की भी, ये आ जाते हैं सारे। लेकिन हमने इसकी इंक्वायरी बड़ी जुडिशियसली और बड़ी ऑनेस्टली करनी है, बिकॉज वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट कि इसके हैंडलर्स कौन, इनके पीछे कौन है। वी हैव टू लुक एट दैट। कराची में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ना एमक्यूएम को ब्लेम होता है, ना पीपल्स पार्टी को होता है, वो थर्ड पार्टी आके आपका वो
करा देती है, ये दोनों के पार्टियों के अंदर वो तसादम पड़ जाता है और इन दी एंड आपका ये जो परपेट्रेटर है वो स्कॉट फ्री हो जाता है। बिल्कुल। सो हमने हर फ्रॉम अ सिक्योरिटी एंगल, फ्रॉम एवरी एंगल वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस। 9th में तो नाइन्थ में इज अनपार्डनेबल, बट इन द सेम ब्रेथ जैसे मैंने पहले भी कहा, ओ यार इन लोगों को तो खड़े होके हाँ भाई बिल्कुल हम कंडेम करते, तो कंडेम करते एक्सपोज करो लोगों को। बिल्कुल सही। अच्छा बिल्कुल पीजे साहब, आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक क्लिप दिखाना चाहती हूं नाजरीन, जो पीजे साहब बात कर रहे हैं 9th में कि इसमें वाकई कोई शक नहीं कि ये बिल्कुल नाकाबिले माफी जुर्म है। और सिर्फ यही नहीं कि तनसीबात, बल्कि कोई सिविलियन बिल्डिंग हो, कोई पाकिस्तान के रियासती इमलाक का एक जर्रा भी हो, तो उसकी जिम्मेदारी, एक पौधे की भी जिम्मेदारी मेरी आपकी पूरे 22 करोड़ अवाम पर इसकी आयद होती है। लेकिन वही पाकिस्तानी अवाम की जानें भी उतनी ही ज्यादा, शायद बल्कि उससे भी ज्यादा, इमलाक से भी ज्यादा कीमती है, जिनका ख्याल रखना हमारे जाहिर है कि जो इसके जिम्मेदारान हैं उन पर फर्ज होता है। लेकिन इस वक्त अब जो सूरत हाल बन गई है, मैं दोनों मौजूद मेहमानों की तरफ ये सवाल लेके चलती हूं। पहले राना साहब का क्लिप आपको दिखा दूं। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब से जब रिपोर्टर ने एक सवाल किया 9th में को जो हुआ कोर कमांडर हाउस पर हमले के हवाले से, क्योंकि उसको बुनियाद बनाकर पीटीआई पर ये जो दहशतगर्दी का एक स्टैंप लगाने की कोशिश है, अब ये किस हद तक दुरुस्त है या गलत है ये तो तहकीकात पर ही पता चलेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से कल क्या बात की, लेट्स वॉच। आप ये बताएं कि उस वक्त के कोर कमांडर सुलेमान गनी साहब का अब स्टेटस क्या है और इनको कॉर्डन ऑफ क्यों नहीं किया गया? जी, पहली बात तो ये है कि आप बड़े सीनियर और बड़े ही समझदार सहाफी हैं। इस किस्म की इंफॉर्मेशन या ये डिटेल्स जो हैं ये ऑन एयर डिस्कस करना जो है ये मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो है ये मुनासिब नहीं है। जी प्रोड्यूसर साहब, आपने पूरा क्लिप नहीं चलाया। मैंने आपको पूरा क्लिप कहा था कि आपने चलाना है, कि जिसमें राना साहब से वो मुकम्मल सवाल किया है रिपोर्टर ने, जो मैं दोहरा देती हूं। उन्होंने पूरी तफसील बताई कि कैसे एक हायरार्की है, कैसे कौन किसको रिपोर्ट करता है, किसके बाद क्या आता है। बहुत सी लेयर्स है सीनियर ऑफिशियल्स की कि जिनके होते हुए अवाम खुद को बहुत महफूज तस्वुर करती है कि इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी की लेयर दर लेयर है माशाल्लाह, कि ऐसी जगह पर हमला होना जो है वो पॉसिबल ही नहीं। तो उस दिन सिक्योरिटी हटाने के हवाले से चूंकि राना सनाउल्लाह साहब रिसेंटली अभी एक बयान दे भी चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने खुद विड्रॉ की थी ताकि लोग अगर करना चाहते हैं एहतजाज तो कर लें। उसके रेफरेंस में ये सवाल फिर बड़ा तफसीली था जो प्रोड्यूसर साहब ने पूरा नहीं चलाया। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अब आप अगर राना साहब का जरा जवाब गौर से सुने, जिसमें वो कहते हैं कि ऐसी हसास गुफ्तगू टीवी पे करना जो है वो मुनासिब नहीं है। तो अगर टीवी पे गुफ्तगू इस किस्म की करना मुनासिब नहीं है, तो उस मौजू की बुनियाद पर एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को बगैर किसी इंक्वायरी के बैन करने की बातें करना, तरीके से नैरेटिव पेडल करना। राजा आमिर अब्बास साहब, आपको क्या सूरत हाल समझ आती है? क्या पीटीआई आपको आने वाले दिनों में बैन होती हुई नजर आ रही है, और क्या आपको आगे लगता है कि होगा? देखिए, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं समझता हूं कि बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन पीटीआई को बैन किया जा सकता है, क्योंकि पीटीआई को हुकूमत बैन नहीं कर सकती। कानून ये कहता है कि अगर किसी पार्टी को कालादम करना है, बैन करना है, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा। हुकूमत अपना एविडेंस लेके जाएगी, पार्टी अपना एविडेंस लेके जाएगी, और वहां पे जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पे तमाम चीजों को परखा जाएगा एंड अल्टीमेटली फिर डिसीजन लिया जाएगा। तो अगर ये बैन का रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर तो ये तमाम चीजें खुल जाएंगी, ये तमाम चीजें ओपन होंगी। ये जो एविडेंस, अगर अभी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो रही, फिर तो उनको कानून ये इजाजत देता है कि एविडेंस लाइए। और दुनिया में बगैर तफ्तीश के अब अगर सिंपली इस बात पे कि जियो फेंसिंग, व्हाट इज जियो फेंसिंग,
जियो फेंसिंग ये बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन मौजूद था। वो इससे ज्यादा किसी ऑफेंस के बारे में नहीं बताता कि किसी ने वहां पे गोली चलाई, किसी ने आग लगाई, किसी ने पेट्रोल छिड़का। इसके लिए एविडेंस लाना है, इसके लिए प्रॉपर, और जो लोग इसमें वाकई ही एविडेंस में आ जाते हैं कि जनाब ये कोई चीज कैरी कर रहा था, इसके हाथ में ये चीज थी, उनको ऑब्वियसली मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं, जहां भी ले जाएं, उनको तो सजा देनी है। लेकिन इसको सिर्फ एक इस अंदाज में कि जनाब हमने कोर्ट्स में दे देने हैं ये नाम और इन्वेस्टिगेशन ना हुई, तो फिर ज़हन में ये रखिए कि ये दोबारा अदालतों में चैलेंज होगा, ये दोबारा कोर्ट्स में जाएगा, और कोर्ट्स में जाते जाते अल्टीमेटली ये इलेक्शन अगर गुजर जाए, सजाएं हो भी जाए, तो चलें जी आपने इसके शैडो में इलेक्शंस तो करवा लिए, बाद में ये बरी हो जाएं तो चलें जी ठीक है, पर्पस तो सॉल्व हो गया। तो दिस इज समथिंग वेरी टेक्निकल, और इसको बहुत एहतियात से लेके आगे जाना होगा। और इसमें एक चीज जो वाज़ेह होनी चाहिए कि इस चीज को टोटली रोकना चाहिए कि कोई भी जलसा हो, कोई भी जुलूस हो, क्या किसी को इजाजत दी जा सकती है कि वो मुंह उठाए और जाके कर्नल शेर खान का वो जाके मुजस्मा तोड़ दे? किसकी हिम्मत है कि वो ये काम करे? निशाने हैदर के जाके जो जिन्होंने इस मुल्क के लिए जाने दी हैं उनको जाके वो, ये जैसे पीजे ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं समझता कर रहे हैं, ये तो मुल्क दुश्मन लोग हैं, ये तो इस मुल्क की फौज के खिलाफ, आपके हमारे नजरिए के खिलाफ हैं अगर जो कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और इसमें बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करके उनको चुराव पे सजाएं देनी चाहिए। बिल्कुल सही। किसी की क्या जुर्रत, और वाकई ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है। पीजे भाई साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आपकी तरफ मैं लेके आना चाहूंगी। इमरान खान साहब की जमात को बैन करके, या इमरान खान साहब को जिस तरह बताया जा रहा है, जो बहुत महीनों से बता रहे हैं कि मियां साहब की ये डिमांड है कि इमरान खान को नाअहल करो, इमरान खान की पार्टी को बिल्कुल ठुस करो और उसके बाद फिर मैं वापस आऊंगा। ये इमरान खान साहब का क्लेम है जो बारहा अपनी मुख्तलिफ तकारीर में कर चुके हैं, और अभी चीजें बहुत हद तक हमें उनकी पार्टी, तो आप देखिए गुब्बारे में से पूरी हवा निकाल ली गई। अब आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान के साथ ये सब कुछ करके भी वो माइनस कर पाएंगे खान साहब को? देखिए, आप कभी आप एक पार्टी को बैन, आपने अवामी पार्टी की ना, वो नाम चेंज करके कोई और आ गए, बिल्कुल आप नहीं करते हैं। जब आप इस तरह की वो बैनिंग शुरू कर देंगे तो लोग आप पे क्वेश्चन उठाएंगे डेमोक्रेसी का, बिल्कुल क्वेश्चन उठेगा, और जब क्वेश्चन उठेगा फिर आपका जो इंटरनेशनल ट्रस्ट है, आपकी जो रिप्यूट है, वो पहले ही इतनी अच्छी नहीं है, वो और खराब हो जाएगी। तो जब आप इस तरह के हालात क्रिएट करेंगे तो आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचाएंगे, पार्टी को नहीं पहुंचाएंगे। आप इसको हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आर्गुमेंट से बैन कर देते हैं, बैन कर देंगे, वो किसी और नाम से आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? लोग तो वही, बिल्कुल लोग तो वही है, तो आप कब तक इस तरह करेंगे? ये आप नहीं करते और ना करना चाहिए। बात आई नवाज शरीफ की, मैं आपको बता देता हूं कि अभी तो मैं उनको मिलकर भी आया हूं पीछे, नॉट ऑफ दिस ये करो, बल्कि मुझे कहता है यार उसको समझाता क्यों नहीं, तेरा इतना अच्छा दोस्त है, तू क्यों नहीं उसको समझाता? मैं कह जी वो अपने ये सुन रहा था, मैं उनको कितने समझावा। तो क्वेश्चन इज कि इमरान की जो एक फेलियर हुआ है वो हुआ है कि ही हैज हैड बैड एडवाइजर्स, ही हैज हैड दोस्त के जो के बिल्कुल राजा साहब ने अच्छी बात की, यार उन्होंने तो अपनी पॉलिटिक्स की है और इमरान के नाम पे की है। Who are they? They were nobody. So basic, they never took Imran, in the right perspective. अब मैं एक बंदे का नाम लूं, मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके कहा, मैं कहा यार ये तेरा मिनिस्टर है, ये करप्शन कर रहा है। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा ये ले लो, मैं टेबल पे छोड़ के आया, और फिर मैंने एक कॉपी ब्रिगेडियर अहमद को दी, मिलिट्री सेक्रेटरी को। मैं कहा जी अगर ये भूल जाते हैं तो इनको दोबारा दे, आप बताएं। तो जी वो पूरी समरी दे के आ गए। अब आप मुझे बताएं, आपको मिल रहा था गैस $4 पे, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक पैसा नहीं जा रहा था। ये वजीर परमिशन नहीं दे रहा था उनको, इधर जो बाउजर्स लगे हुए हैं कि वो अपना $500 मिलियन के वो लेके आए, नहीं लाए,
इन दी एंड क्या हुआ नुकसान? $11 का आपने लिया है, वो $11 की गैस ली है, 4 की क्यों नहीं ली आपने? सो द क्वेश्चन arises, Imran has been a victim of bad advisors and also the same fact, वो लगा रहा करप्शन यार करप्शन हर जगह है, लेकिन अपने मुल्क को भी चलाओ, लेट द कोर्ट्स डिसाइड व्हाटएवर, लेकिन ये विच हंट जो है, ये वेदर इट इज इमरान और ए और बी और सी, विच हंट पे हमने नहीं जाना। बिल्कुल सही। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ी मजेदार भी है पीजे मीर साहब ने, और बड़ी आई नो फॉर अ फैक्ट, क्योंकि जाहिर है इनके बहुत से कॉन्टेक्स्ट भी हैं और ये बहुत सीजन्ड ये जर्नलिस्ट हैं, और ये अगर इन्होंने खान साहब को कोई सबूत के साथ बात की होगी तो यकीनन ये ऐसे ही हुआ होगा। और भी अब कई मिसालें सामने आ रही हैं, पीटीआई के अपने ही लोग अब कुछ वज़रा पर तनकीद कर रहे हैं कि खान साहब को गलत मशवरे देते थे, और ये जो एक सियासी लड़ाई जो मैंने इब्तिदाई में भी कहा कि आपस की जो होती है ना कि सियासी पंच आप एक दूसरे को मारते हैं, ये सियासी पंच मारते मारते ये जो बात शिफ्ट होते होते आ गई ना कि जी जो जनरल बाजवा पे वो था कि रिजीम चेंज उन्होंने करवाई, मान लिया होगा उनका किरदार इसमें, लेकिन उसके बाद करते 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 पीटीआई को भी अब इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि आखिर कैसे इस नहज तक बात आ गई कि आपके सियासी मुखालिफिन ने बहुत कन्वीनियंटली आपको और फैसला साजों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया, और अब ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई से ज्यादा ये बनाकर बेशक वो प्रोजेक्ट कर रहे हो या अब ये बन गई हो इस तरह की, ये तो जाहिर है दिस इज फॉर दी अवाम एंड द मैसेज टू डिसाइड, लेकिन सूरत हाल इस वक्त कुछ ऐसी ही नजर आती है। और ये किसका, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, किसका जिम्मा है? ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, कुछ एक तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी दिखाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है, बात हो रही है इस वक्त की मौजूदा सियासी सूरत हाल की, और पीटीआई अब जिस नहज पर आ गई है, जिस तरह से इस वक्त पीटीआई के एक एक करके लोग एक सा ही स्क्रिप्ट पढ़ के जाते जा रहे हैं, इसके पीछे वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज अ मेथड टू मैडनेस। तो इस मैडनेस के पीछे क्या मेथड है, इसको हम थोड़ा सा डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब और पीजे मीर साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान साहब का एक क्लिप नाज़रीन आपको छोटा सा सुनाते हैं, और फिर राजा आमिर अब्बास साहब की तरफ सवाल लेकर चलते हैं। बात हो रही है बैड एडवाइजर्स की, कि जहां कुछ अच्छे लोग भी थे इमरान खान की टीम में, वहां कुछ बहुत ही बुरे मुशीर भी थे, लेकिन ये जो बुरे मुशीर थे, ये मैंने, राजा आमिर अब्बास साहब ने, पीजे मीर साहब ने या पाकिस्तान की अवाम ने तो नहीं बदलने थे, ये तो इमरान खान साहब का काम था कि वो बदले, वो फाइंड आउट करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा। अलबत्ता जो इमरान खान साहब पर अभी एक बड़ा अनफेयर किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान फौज के खिलाफ है, तो आइए आपको ज़रा एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें ये साबित होता है कि इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की अवाम को फौज के साथ जोड़ने की कोशिश की, जो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का फर्ज है, एहसान नहीं है, फर्ज है। लेट्स वॉच। फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने इस मुल्क से अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, इतने बैग्स लेके मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। और जो आदमी इस मुल्क में पता हो कि उसकी जान खतरे में, उसके बावजूद वो जाता है इस्लामाबाद की अदालत में। पता था कि 1.5 महीने से मैं कह रहा था कि मुझे दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मेरे ऊपर वारदात करेंगे, उसके बावजूद मैं जाता था सारे अपने जो लॉन्ग मार्च में खुले पब्लिक में जाता था। मौत का खौफ नहीं है उसको अपने मुल्क का खौफ है इस वक्त। मुझे डर ये है कि ये जो लोग जिनके सिर्फ ज़ाती इंटरेस्ट है, ये सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। जी, उनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। ये तो खैर पाकिस्तान की अवाम बैलेट बॉक्स पे अपना फैसला सुनाएगी कि किसको मुल्क की फिक्र है किसको नहीं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में आग लगी हुई है, जो शख्स भी इख्तदार रखते हुए और ताकत रखते होने के बावजूद इस आग को बुझाने की कोशिश ना करे, तो वाकई उसको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। राजा आमिर अब्बास साहब, योर टेक ऑन द मैटर।
देखिए, अभी आप बात कर रही थी कि जी इमरान खान साहब के एडवाइजर्स की बात कर रहे थे। देखिए, इमरान खान साहब को एक चीज़ बताई भी गई, ये नहीं कि बताया नहीं गया, कि किसी भी गवर्नमेंट के कुछ बड़े जिसको कहते हैं ना बैकबोन्स होती हैं। अब इमरान खान साहब ने जितनी हुकूमत की, एक लॉ मिनिस्ट्री होती है जहाँ से हर चीज़ रूट करती है। सही। तमाम चीज़ें उधर से मूव करती हैं, हर डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है। एंड द लॉ मिनिस्टर इमरान खान हेड वाज ऑफ एमक्यूएम फरूख नसीम साहब, और उन्होंने मेरे ख्याल एक दिन भी उनको उस अंदाज में मैं नहीं समझता कि असिस्ट किया कि जहां पे पेट्रियटिज्म हो, पार्टी से प्यार हो, इमरान खान साहब की सेफ्टी हो, मुल्क की बेहतरी हो। उसके बाद वो एक उन्होंने लगा दिए थे, अकाउंटेबिलिटी का नारा लेके आए, और इमरान खान साहब जब इलेक्शंस जीते तो अकाउंटेबिलिटी उनका मोटिव था, लेकिन वो शहजाद अकबर साहब एक लगा दिए जिनके पास गालिबन उनको ये मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत में नहीं देखा कि वो आए हों या उनको कोई एक्सपीरियंस हो कि एविडेंस क्या होता है, सही। किस एविडेंस ने अदालत में चलना है, कौन सा सस्टेन कर सकेगा, कौन सी चीज है, कौन सी नहीं है। दीज आर टू। फिर अटॉर्नी जनरल इमरान खान ने आज तक अपना अटॉर्नी जनरल नहीं लगाया, अटॉर्नी जनरल लगा दिया कि जी कभी पीपल्स पार्टी के थे वो, पहले उससे पहले एक और साहब थे। तो ये वो चीजें हैं कि इमरान खान साहब पर रिलाय किस पे करते। ये जो इमरान खान साहब के गिर्द लोग थे वो इसीलिए थे कि इमरान खान साहब के आसपास कोई और जेन्युइन लोग ना आ सके, और ऐसा एक सिस्टम बना रहे कि वो इमरान खान साहब को बात समझ ना आए और उनकी दुकानदारी चलती रहे। यही सिलसिला हुआ कि जी आज हमने उसको पकड़ लिया, ये ओपन एंड शट केस हो गया, ये फलाना हो गया, खान साहब को इधर लगा दिया। अल्टीमेटली चेयरमैन नैब इमरान खान साहब का नहीं था, प्रोसिक्यूटर जनरल इमरान खान साहब का नहीं था, और इमरान खान साहब के दौर में उनका अपना लॉ मिनिस्टर नैब में वो तरमीमें कर रहा है जो अभी आई हुई हैं, जो गले पड़ी हुई हैं। तो ये बहुत सी चीजें हैं कि खान साहब के पास फिर कुछ ऐसे लोग थे जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले थे। अभी बहुत से लोग जो जा रहे हैं, आपको नजर आएगा कि इनके बारे में एक परसेप्शन पहले से ही थी कि जनाब अल्टीमेटली सूनर और लेटर द डे इट कम्स कि ये प्रॉब्लम शुरू होगा, आप देखेंगे कि ये सफ़े अव्वल में होंगे। एंड will दिस jump the दिस ship. वो शुरू हो गया। लेकिन इमरान खान साहब ने कमाल ये कर दिया कि उसने लोगों को सब कुछ खोल के बयान करके रख दिया कि आपके सिस्टम में फ्लॉ क्या है, आपके सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल। अदारों में प्रॉब्लम क्या है। और जो अभी आपने क्लिप चलाया उसमें उन्होंने एक बात बड़ी 100% जेन्युइन कर दी कि सब मफाद परस्त इकट्ठे हुए हैं, ये मफाद परस्ती छोड़ के जा रहे हैं। और इस वक्त मुल्क को जरूरत है उन लोगों की कि जो मुहिब वतन है, जिनका पाकिस्तान में ही उड़ना है, बिछोड़ना है, जिनके बच्चों ने आके बारियां नहीं लेनी, जिन्होंने इस कौम का दर्द रखना है बिल्कुल। और इस कौम को आगे लेके बिल्कुल चलना सही। है। अगर अदरवाइज आपने देखा कि जब ये हुकूमत चेंज हुई, लोगों को क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि उन्होंने फिर देखा कि मफाद परस्तों का टोला इकट्ठा हो गया। और अब अगर दोबारा ट्रेंड यही रहा कि जी तो फिर दोबारा बिल्कुल से कि एक फिर आप देखेंगे कि लोगों अवाम का जब इलेक्शन का प्रोसेस होगा तो वो जी इसको उठा के बाहर बाहर फेंकेंगे। फेंक देंगे। सही। पीजे मीर साहब, आपने राजा आमिर अब्बास साहब का तज्जिया सुना। शायद लोगों को इमरान खान साहब की मोहब्बत, चले कुछ लोगों में तो यकीनन है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम जाहिर है उनका बड़ा एक एफिनिटी है, एफिलिएशन है इमरान खान साहब के साथ, एक अफेक्शन का ताल्लुक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो इमरान खान साहब के साथ आज खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो दीगर जमातों से उकता कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। आपको अब आगे क्या नजर आता है? इमरान खान साहब आपको कोई लग रहा है कि अपनी इन गलतियों से, जो गलत सिलेक्शन हुई लोगों की, उससे कुछ सीखते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कल को जब फिर वक्त अच्छा आ जाए तो वर्कर इनका फेंटी खा के मुश्किलात बर्दाश्त करके दोबारा से देखेगा कि खान साहब के दाएं बाएं वही लोग सोफे ऑक्यूपाई कर लेंगे जो मुश्किल वक्त में जंप कर गए थे शिप और छोड़ गए थे उन्हें? देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये उमर चीमा जो है, जी ये बहुत डाई हार्ड पीटीआई का है। जी बिल्कुल।
हाँ, हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन, मैंने पूरी कोशिश की कि यार इन दोनों की दोस्ती हो जाए, बड़े पुराने दोस्त हैं, हो जाए दोस्ती। और जहांगीर ने मुझे क्लियरली कहा, उसने कहा इमरान को आप कहो कि ये आजम खान और ये जो शहजाद अकबर है, दे आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर मी। मैंने क्या किया है? तो मैंने इमरान को कहा, मैंने कहा यार तेरा पुराना दोस्त है, फॉर गॉड सेक्स यू शुड टॉक टू ईच अदर। कहते नहीं, मेरा तो उसके साथ कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम एंड ऑल दैट, यही केसेस आगे लेके आए। तो राजा साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही की है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एक कोटरी बना लेते हैं। यही कोटरी इन्होंने नवाज शरीफ के आगे बनाई, यही कोटरी इन्होंने बेनजीर की तरफ भी एक दफा बनाने की कोशिश की, लेकिन बेनजीर वाज अ लिटिल बिट मोर क्लेवरर देन बोथ ऑफ देम। और भी लीडरशिप देखी है, ये जो इनर किचन कैबिनेट बन जाती है ना, ये उसकी वजह से बाहर खाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो लीडर है वो बिल्कुल अनअवेयर होता है, उसको तो पिक्चर देते नहीं है सही, क्योंकि वो 3 bags full sir, yes sir, and that's it। और यही वजह है कि साइकोफन्स जो है वो रन करते हैं इस मुल्क को rather than anybody else। मुझे अभी तक याद है सैफुर रहमान ने 2 सिटिंग इसको मेंबर्स को, आई थिंक दे वर मिनिस्टर समथिंग, उनको ये जद्दा जा रहे थे तो जहाज में उसको फारिग कर दिया। नवाज शरीफ को पता, नवाज शरीफ ने रीइंस्टेट किया। ये क्या किया? सो द क्वेश्चन, जब आप इतनी पावर खुद अपने हाथ में ले लेते हो तो आप लीडरशिप को खराब करते हो। लीडरशिप यही होती है। और कई दफा मैंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नवाज शरीफ को कहा, मैं कि जी आप पैसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, रोडों पे देखे वो लड़ाइयों की बात कर रहे हैं। मैं कि जी इन्होंने को चुपते कराओ तुसी। मैंने नाम लेकर 2 बंदों का नाम लिया, मैंने बताया, मैंने कहा जी ये मुफाहमत नहीं आने देंगे, ये और वो फ्रैक्चर्स कराएंगे अंदर। तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, किसी पार्टी के अंदर नहीं चाहिए। हमें अच्छे लोग चाहिए, क्योंकि इन द एंड ए पार्टी बी और सी, उसका मकसद एक ही है कि अवाम की खिदमत करो। तो जब आप अवाम की खिदमत नहीं करेंगे, आपस में एम्ब्रॉयल्ड रहेंगे एक टसल के अंदर, पावर टसल में, तो who's going to look after the country? Who's going to look after the people's in? पीजे मीर साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब की, अगर प्रोड्यूसर साहब देखें फयाजुल हसन चौहान साहब का जो कल हमने क्लिप चलाया था, अगर वो आप दोबारा चला सकें तो हम जरा ऑडियंस को भी दिखा सकें और पीजे मीर साहब और आमिर अब्बास साहब को भी सुनवाएं। अभी अच्छा नहीं, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं खुद ही दोहरा देती हूँ। उन्होंने ना कुछ लोगों के नाम लिए, फॉर इंस्टेंस उन्होंने श्री मजारी साहिबा पे तनकीद की, उन्होंने और भी कुछ 3-4 लोगों पे तनकीद की और कहा कि ये तो ऐसे ऐसे उल्टे मशवरे देते थे, खान साहब को भड़काते रहते थे, ऐसे फौज के खिलाफ बातें करती थी। डॉक्टर श्री मजारी पे खास तौर पे उन्होंने कहा, जमशेद चीमा साहब पे कहा कि वो तो इलीगल, वो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उनकी, बिजनेस प्रैक्टिसेस है, हमें उनको घेरा डाला हुआ था खान साहब के इर्द गिर्द। तो अब वो ये बात कर रहे हैं पीटीआई छोड़ने के बाद। आपको लगता है कि इसमें खान साहब का भी कसूर इस लिहाज से आता है कि उन्होंने कभी अपने लोगों को इतना कंफर्टेबल ही नहीं होने दिया कि वो खुल के बात कर सकें, बता सकें और उनको यकीन हो कि हमारा कैंडिड फीडबैक सुना जाएगा? देखें, ये जो चीज है ये मैंने सिर्फ बेनजीर में देखी है कि इवन ड्यूरिंग एग्जाइल, नवाज शरीफ में भी देखी, इवन ड्यूरिंग एग्जाइल सुनते थे, वो हर चीज सुनते थे। और मुझे अभी तक एक चीज याद है, वो ड्यूक स्ट्रीट पे बैठे थे तो नजम सेठी उधर, उन्होंने कहा नवाज शरीफ को, कहा मियां साहब तुसी गलती कर दी थी। उन्होंने कहा की थी? मुस्तफा खर भी बैठा था और भी कई बैठे थे। तो उन्होंने कहा जी तुसी जनरल मुशर्रफ को आन देना सी और उसके बाद फीते लवा देने सी प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो नवाज शरीफ ने कहा हाँ ये। तो थिंग इज कि बाद में तो पता चल जाता है, लेकिन उस वक्त एडवाइजर्स कौन होते हैं? ये होती है, आपका एडवाइजर वो शार्प होना चाहिए कि आपको टाइमली एडवाइस करे। इल टाइम्ड एडवाइस इज नो एडवाइस, दैट्स बैड एडवाइस एंड एडवाइस। तो ये जो बात कर रहे हैं हम कि ये जो एडवाइस है ये बड़ा सोच के रखना चाहिए। अब हम एडवाइजर्स क्या करते हैं, 4 बातें किसी के मुताले कर दी, आप जी मेरे एडवाइजर लग जाओ। आप 4 बातें आप मेरे वजीर लग जाओ। ये सारों का हुआ है, हर एक का, एक नहीं है। इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर इयर्स। तो इस चीज को हमें अवॉइड करना है। लेकिन आप कैसे करें? आपका इलेक्टोरल सिस्टम इतना गंदा है, आप 500 रुपया 1000 रुपया देते हैं आदमियों को, लोगों को, औरतों को, तो वो आपको वोट आके देती हैं। तो करप्शन तो यही से बिल्कुल सही। अगर 10 वोट मलिया 10 वोट आपको मिल जाए ना,
एक पैसा खर्चे के बगैर, मैं समझता हूँ वो ज्यादा ईमानदार है, रादर 100 वोट पैसे के साथ। बिल्कुल सही। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑडियो लीक्स कमीशन के तकरीरी हुक्म और कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है और फिलहाल रोक दिया गया है, उस पर एतराज़ भी उठा दिया है अटॉर्नी जनरल ने बेंच में चीफ जस्टिस साहब की शमूलियत पर। कल मरियम नवाज भी बहुत एतराज़ कर रही थी। ये थोड़ा सा बताइए कि अब मरियम नवाज जिस तरह खुल के चीफ जस्टिस साहब पे तनकीद कर रही हैं, उन पर जिस तरह की बड़े अजीब से मतलब हमले, मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई पॉलिटिशियन हो या हम जर्नलिस्ट हैं, आप लॉयर हैं, इस कैसे हम किसी इतने अहम ओहदे पर फाइज शख्स की कुर्सी और उसको इस तरह से हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। पॉलिसीज पर एतराज हो सकता है, यस, चाहे जुडिशरी हो, आर्मी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कुछ भी हो, पॉलिटिशियंस हैं आपके, लेकिन ये क्या बात हुई कि इस तरह से करना? फिर तो अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अगले चीफ जस्टिस पे इस तरह की बात करेगी। तो एक तो इस पे फरमा दीजिएगा कि कानूनी तौर पर इसका क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं, और दूसरा ये कि जो ऑडियो लीक्स का मामला है इसको अब आप आगे किस तरह देखते हैं, इसकी क्या डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है? देखिए, ये जो कल हेयरिंग हुई थी तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी ये जो 9 मई का वाकया हुआ है, इससे एक चीज सामने आई है कि अदारों का जो तकरीम है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो होनी चाहिए। और इस चीज पे उन्होंने हुकूमत को कहा कि शायद वो क्रिटिसाइज कम करेंगे। अब अगर अदारों की तकरीम की बात है तो जुडिशरी इज द थर्ड पिलर, जो आपके आइन का रखवाला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन अगर आप आईने पाकिस्तान में देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो डेफिनेशन है दैट स्टार्ट्स विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये नहीं हो सकता कि इस अदारे के खिलाफ आप तस्वीरें लगा के, आप पीछे बैनर्स लगा के, आप असेंबली में करारदादे पास करवा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानेंगे, तो फिर आपकी वो ट्रैकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो टोटली मफलूज हो जाएगा। फिर बिल्कुल बैलेंस नहीं रहेगा, और अगर बैलेंस नहीं होगा और ये तमाम चीजें डिस्टर्ब होंगी तो फिर देयर इज नो, जिसको कहते हैं ना, स्टेबल वे फॉरवर्ड आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। फिर वही माइट इज राइट नजर आएगा, नथिंग मोर। बिल्कुल सही। राजा आमिर अब्बास साहब, पीजे मीर साहब, ख्वाहिश तो ये थी और वाकई दिल चाहता है कि मजीद गुफ्तगू करें, इतनी जबरदस्त आप लोग अपना तज्जिया दे रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक क्विक ब्रेक लेंगे और आखिर में हम आखिरी सेगमेंट में रैप अप करेंगे प्रोग्राम को। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी सेगमेंट में बहुत ही मुख्तसर सी एक तो बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगी। अभी हाल ही में मैंने देखा कि इस्लामाबाद में, पिंडी में, दीगर शहरों में कुछ ऐसे काबिल एतराज़ पोस्टर्स नज़र आए, कुछ ऐसे बैनर्स नज़र आए जो बिलखुसूस एक सियासी जमात को टारगेट करके, उनको गद्दार डिक्लेयर करके, उनके चेहरों पर इस तरह के पंजे के निशान और इंक फेंकी गई थी। कुछ साल पहले हमने ख्वाजा आसिफ साहब पर स्याही फेंकने का एक बड़ा बदसूरत सा मंजर देखा। नवाज शरीफ साहब की तरफ जूता उछाला गया, ये भी एक बड़ा बदसूरत सा मंजर था। किसी भी सियासतदान को, किसी भी लीडर को अवामी सतह पर इस तरह से जलील करने का जो अपनी तरफ से कोशिश की जाती है, मुजाहिरा किया जाता है, जो बदतमीज़ी का इजहार है, ये जो अपनी नफरत के इजहार के लिए बदतमीज़ी का रास्ता चुना जाता है, ये कभी भी अच्छा ऑप्टिक नहीं होता। ये तब भी गलत था, ये आज भी गलत है। किसी को आप महज इसलिए गद्दार डिक्लेयर कर दें कि कोई सियासी जमात आज आपसे ज़्यादा वोट बैग करने के पोजीशन में है, वो इलेक्शन के दिन आपसे ज़्यादा मजबूत खड़ी नज़र आ रही है आपको, लिहाजा आपको अब यही एक सूरत हाल नज़र आती है, यही सोल्यूशन नज़र आता है कि भाई किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे गद्दार डिक्लेयर करके, चाहे दहशतगर्द डिक्लेयर करके, बस किसी भी तरह बगैर सबूत के कुछ ना कुछ ऐसा थोप दो इनके सर कि किसी तरह ये गेम से आउट हो जाए। ये आज आप किसी के खिलाफ कर रहे हैं, कल जब कोई दूसरा इख्तिदार में आएगा तो वो आपके खिलाफ करेगा, और शायद आपसे 10 हाथ आगे बढ़ के करे। उनके भी कई बेवकूफ़ सपोर्टर्स होंगे जिस तरह आज आपके हैं। तो खुदारा इस ट्रेंड को रोकिए। ये जो वॉल ऑफ शेम लिखकर जिस तरह से एक पर्टिकुलर
सियासी जमात को टारगेट करने का जो अमल है, ये इंतहाई बदकिस्मत भी है और बदसूरत है। और जिस तरह मैंने आज प्रोग्राम का आगाज़ जिस बात पर किया, उसी नोट पर आज मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अदलिया, एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल ढांचा है, ये हर पाकिस्तानी शहरी का बराबर का है। चाहे वो किसी ऐसी जमात को सपोर्ट करे जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं, या किसी ऐसी जमात को सपोर्ट करे जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने के लिए दूसरों को महज इसलिए गद्दार साबित करने की दौड़ में लग जाए कि अब सियासी तौर पर मुकाबला ख़त्म होता नज़र आ रहा है, सियासी तौर पर चारों शाने आप चित हो गए हैं, लिहाजा अब इस तरह के ऐसे हथकंडे आजमाए जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान की सियासत को जहर आलूद करेंगे। करप्ट को करप्ट कहना कोई गलत बात नहीं, ये कोई गलत नहीं। जो कहते हैं ना कि नफरत फैल जाती है माशरे में, नहीं फैलती। हक और बातिल में फ़र्क करना हर शख्स की जिम्मेदारी है और हर अच्छे ईमानदार लीडर का फ़र्ज़ है कि ना वो खुद करप्शन करे, ना ही किसी करप्ट इंसान के साथ लोगों को जुड़ने दे। लेकिन उसका तरीका ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती डंडा सोटा चला दें या ज़बरदस्ती एक दूसरे पर इस तरह का कीचड़ उछालें कि जिसकी छींट कल आपके कपड़ों पर भी आएगी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। ये मैं 10 बदस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी पूरी कौम को कि खुदारा ऐसी आग के बीज न बोएं कि जो कल को आप भी जिसकी लपेट में आ जाए, जो कल आपसे भी कंट्रोल ना हो। ये फ़ौज हर पाकिस्तानी शहरी की है, ये फ़ौज हर सियासी जमात की है, और खुदारा अपने घटिया सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर इदारों के कंधा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी अब सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो कुछ सियासी जमातें ख़ास तौर पर अपने सियासी वेंडेटा और अपना जो सियासी इंतकाम है उससे ड्राइव होकर जो कुछ ऐसी प्लानिंग कर रही हैं कि जिससे वो सियासी तौर पर तो कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, अपने सियासी हरीफ को तो पछाड़ सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान के इदारों का कितना नुकसान होगा। चलो मान लिया होती है हर पूरी दुनिया में, हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट कुछ हद तक कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। क्या अमेरिका में नहीं होती, बरतानिया में नहीं होती, पाकिस्तान में नहीं होती, भारत में नहीं होती, हर जगह होती है। उसको किस हद तक अपना काम करना चाहिए इस पर बिल्कुल आर्ग्यू किया जा सकता है, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, जो सियासी इंतकाम जिस भोंडे अंदाज में लिया जा रहा है और उसको गैर क्या कहते हैं अनऑफिशियल सतह पर जिस तरह से इसको पिन किया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों पर, यह बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो बच जाएं इससे। पाकिस्तान सबका है और जो भी इस वक्त पाकिस्तान के इंटरेस्ट से खेलने की कोशिश कर रहा है, यकीन कीजिए शायद उसको आज कोई सियासी फायदा 2-4 टके का हो भी जाए, कल वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले एंड पर होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि हम पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाएंगे जहां पर रूल ऑफ लॉ कायम हो, जहां पर अमीर और गरीब के लिए एक सा कानून हो, ताकतवर और कमजोर कानून के नरगे में एक सी ताकत के साथ आ सकें। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और अपने इस अवामी मुकदमे को हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।